हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में, या फिर इसी को हम बोलते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, या फिर इसी को दोस्तों हम बोलते हैं आपका फास्फोग्लूकोनेट पाथवे। ये तीनों आपके एक ही पाथवे होते हैं। तीनों के मतलब क्या होते हैं वो चीज हम समझेंगे। कितने एंजाइम्स होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, एग्जामिनर कहाँ से पूछता है, कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, अगर भी इंटरमीडिएट बन रहे हैं तो उनके आपके फंक्शन क्या क्या होने वाले हैं, क्यों ये हम पाथवे पढ़ रहे हैं, कहां पर ये पाथवे पाया जाता है, सब चीज को हम डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है ना। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मेरा गला थोड़ा खराब हो जाता है, आपको पता है, तो उसको जरा सहन करना, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म का लेक्चर नंबर 13 है ये। इससे पहले मैं आपके 12th लेक्चर करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको गाइस बहुत कुछ करवाया था, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, आपका मैंने टीसीए साइकिल करवाई थी, मैंने आपको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन साइकिल करवाई थी, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, एटीपी सिंथेज क्या होता है, मैंने आपको काफी कुछ गाइड करवाया था। फैट ऑफ पाइरुवेट क्या होता है, फैट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स क्या होता है, ये सारी चीज गाइज मैं आपको करवा चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखे तो एक बार लेक्चर को देख लेना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना इस पाथवे से कि आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है। तो आपको थोड़ी पिछली बातें याद होनी चाहिए। जैसे गाइज मैंने आपको बताया था कि जो आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है, इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है आपका ग्लूकोज। एंड इस ग्लूकोज से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका पायरुवेट, ठीक है ना, वो बनता है पायरुवेट। ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का होता है। एंड जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जो पायरुवेट बन रहा है, ये आपका 3 कार्बन का है। तो हम वहां पर बोल रहे थे कि आपका एक ग्लूकोज से आपके 2 मोलो पायरुवेट बन रहे हैं, 2 मोलो पायरुवेट आपको जनरेट हो रहे हैं। तो ये था आपका ग्लाइकोलाइसिस। ये भी सेम इसी प्रकार से होता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये भी आपका एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है ना। एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस का। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको सबस्ट्रेट आपका ग्लूकोज ही होने वाला है, लेकिन जो प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट आपका डिफरेंट होने वाला है। अब प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है, उसी की बेस पे इसका पहला नाम पड़ा, जैसे कि इसका नाम है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है आपको 5 कार्बन का यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलता है, जिसका नाम होता है राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है ना, राइबोज 5 फॉस्फेट। अब यहाँ पर ये राइबोज जो होता है आपकी एक शुगर है, यानी कि कार्बन कंपाउंड है, जिसमें आपके 5 कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा पेंटोज। एंड फॉस्फेट आपका राइबोज 5 फॉस्फेट से लिया गया। आई बात समझ में कि क्यों इसका नाम पेंटोज फॉस्फेट था, क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका 5 कार्बन का होने वाला है। अब दूसरा नाम देखो, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। इसका नाम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे क्यों पड़ा, तो आपने देखा था कि जब आपकी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चल रही थी, वहां पर क्या था कि आपके 2 स्टेप पे फास्फोराइलेशन हो रहा था। स्टेप नंबर फर्स्ट एंड स्टेप नंबर 3 पे आपका जो है फास्फोराइलेशन चल रहा था, अगर आपको याद हो तो। यानी कि फास्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट का ऐड होना, फॉस्फेट का ऐड होना। लेकिन यहां पर क्या होता है कि आपका इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में केवल और केवल आपका एक जगह ही फॉस्फोराइलेशन होता है, केवल और केवल एक जगह ही फास्फोराइलेशन होता है, जिस कारण इसको बोलते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, जिसके कारण इसको हमने बोल दिया हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। आई बात समझ में? आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। ये जो फास्फोराइलेशन हो रहा है ये आपका 6 कार्बन पे ही हो जाता है, इसलिए इसका नाम यहाँ से 6 कार्बन उठाया, यहाँ से हेक्सोज बोल दिया। एक जगह फास्फोराइलेशन हो रहा है, यानी कि इसको बोल दिया मोनोफॉस्फेट पाथवे। आ गई बात समझ में? आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो मैं तो आपको खैर समझाने वाला हूं ही। इसके बाद जो आपका फास्फोग्लूकोनेट होता है, ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि आपको इस पाथवे में आपको मिलता है, ठीक है ना, इस पाथवे में आपको मिलता है। आई होप अब आपको तीनों के नाम यहाँ पर कंफर्म हो गए होंगे कि क्यों इनके नाम पड़े। चलिए आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले आपका एचएमपी संट, यानी कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, या फिर इसी को हम आपका जो है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो देखो पहला स्टेटमेंट देखो कि ये आपका अल्टरनेटिव होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के। आपने जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन मतलब ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना।
आपका ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। अब यहाँ पर ये अल्टरनेटिव होता है, ये स्पेसिफिकली आपका कब चलता है उस चीज को देखने की कोशिश करो। तो जब आपका सेल डिवीजन फेज में हो, जब आपका सेल डिवीजन फेज में हो या फिर डेवलपमेंट फेज में हो, जब सेल में डिवीजन होना हो, जब सेल के अंदर डेवलपमेंट होना हो, तब ये आपका एचएमपी संट पाथवे चलता है। ये किन किन सेल्स में पाया जाता है? तो ये आपके शरीर की, आपकी बॉडी की हर एक सेल में पाया जाता है, एक्सेप्ट कभी कभी आपका मसल सेल्स में नहीं पाया जाता, ठीक है ना, कभी कभी मसल सेल्स में नहीं पाया जाता। किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ये आपका? तो याद रख लेना, आपके ऑल ऑर्गेनिज्म में ये आपका एचएमपी संट पाया जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म में आपका, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, हर जगह ये आपका पाया जाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। अब इसके अंदर जो आपका एचएमपी संट है, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, अगर मैं बात करूं एनिमल के लिए, अगर मैं बात करूं फंजाई के लिए, बात करूं बैक्टीरिया के लिए, तो जो आपके एंजाइम्स होते हैं वे आपके साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। कहां पर? आपका साइटोप्लाज्म, या फिर आप साइटोसोल्स बोल सकते हो, ये आपके साइटोसोल्स के अंदर ही होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट के लिए, ठीक है ना, बात करता हूं प्लांट के लिए, तो ये आपका दोनों जगह पाए जाएंगे, साइटोसोल में भी एंड आपका प्लांट के अंदर भी, जो एचएमपी संट के आपके जो है एंजाइम्स होते हैं। आई इतनी बात समझ में? आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम एचएमपी संट यानी कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे को आपका क्यों चलाते हैं, या फिर क्यों ये हमारे शरीर में होता है? तो इससे एक्चुअल में हमको दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, इससे एक्चुअल में हमको दो काम की चीज प्राप्त होती है। एक होती है आपकी NADPH, ठीक है, NADPH, ये आपकी रिड्यूस फॉर्म होती है, ये आपकी रिड्यूस फॉर्म होती है। दूसरा आपको मिलता है 5 कार्बन का शुगर, ठीक है ना, 5 कार्बन की शुगर मिलने वाली है। दोनों के ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं गाइज हमारे शरीर में, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपके शरीर के अंदर फैटी एसिड की सिंथेसिस करवानी हो, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवानी हो, तब आपका ये NADPH जो है इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है ना। या फिर अगर आपके शरीर में न्यूक्लियोटाइड, आपको पता होगा जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं वे पेंटोज शुगर, फॉस्फेट तथा आपका जो है आपका जो है नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के बने हुए होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो जो वहां पर आपका पेंटोज शुगर होती है, वो एक्चुअल में कौन प्रोवाइड कराता है? वो आपको, सॉरी फॉर दैट, वो आपको एचएमपी ही प्रोवाइड करवाता है। इसलिए जब सेल में रेप्लिकेशन होता है, सेल के अंदर रेप्लिकेशन होता है, तब ये एचएमपी साइकिल बहुत ज्यादा चलती है। यानी कि इसके फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड NADPH फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस। जो आपके अंदर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, याद रख लेना, मैं यहाँ पर आपको, वैसे तो आगे लिखा हुआ है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका NADPH जो होता है, ये एक्चुअल में जो आपके शरीर के अंदर रोस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है ना, वे बनती है, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम भी NADPH ही करवाता है। NADPH ही आपका जो है रोस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करवाने का काम करवाता है। या फिर आपका एक और काम होता है NADPH का, ये आपका रोस का ही फॉर्मेशन भी करता है। यानी कि ये आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना भी रहा है एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज भी कर रहा है। न्यूट्रलाइज कहां पर करेगा? जो आपकी नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स मतलब जैसे कि आपका सामान्य सी बात है, आपकी आरबीसी वगैरह होती है, वहां पर ये रोस यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो आपकी बन रही है, उनको ये न्यूट्रलाइज करेगा। ये आपकी आरओएस क्या होती है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा सुपर ऑक्सीडेज, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये आपकी रोस होते हैं, ठीक है ना, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हम इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। ये आपके फ्री रेडिकल से बनती है, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से बनती है, हालांकि मैं इसको आपको बताऊंगा आगे, ठीक है ना। लेकिन ये तो अब न्यूट्रलाइज कर रहा है आरबीसी में, लीवर सेल वगैरह में, लेकिन बना कहां पर रहा है? तो भाई साहब आपने सुना होगा इम्यूनोलॉजी में मैक्रोफेज सेल को, ठीक है ना, मैक्रोफेज सेल को सुना होगा। मैक्रोफेज सेल के अंदर ये रोस का प्रोडक्शन करता है,
रोस का प्रोडक्शन करता है NADPH, जहां पर ये रोस बनेगा और जो भी आपका बैक्टीरिया आया है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये रोस जो रहता है आपका जो है हेल्प करने वाला है। आई बात समझ में कि NADPH क्यों जरूरी है? तो ये काम था आपका NADPH का। दूसरा काम क्या है इसका कि टू प्रोवाइड राइबोज 5 फॉस्फेट, ये आपको 5 कार्बन की शुगर प्रोवाइड करवाता है जो कि होती है आपकी राइबोज 5 फॉस्फेट फॉर न्यूक्लियोटाइड, जहां से आपके न्यूक्लियोटाइड बने एंड न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस, जहां पर आपकी न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस हो रही है, चाहे आपका DNA हो चाहे आपका RNA हो, ठीक है ना, याद रख लेना, चाहे आपका DNA हो, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो या फिर आपकी राइबोज शुगर हो, दोनों के दोनों यहीं से आपको जो है मिलने वाले हैं, यानी कि मिलने, सॉरी मेरी जो है टंग जो है फंस गई थी, आपको जो है यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो कि द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ HMP शंट इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, जो आपका HMP शंट होता है, जो पाथवे होता है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है आपका ऑक्सीडेटिव, ये ऑक्सीडेटिव क्या होता है, ये आपका इरिवर्सिबल ये आपका इरिवर्सिबल कंडीशन में होता है, यानी कि एक बार अगर ग्लूकोज से आपका जो है ऑक्सीडेटिव में चला गया तो ये फिर पीछे बैक नहीं आ सकता। यहीं पर आपका दोस्तों फॉर्मेशन होता है NADPH का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपसे कि आपका NADPH कहां पर बनता है, ऑक्सीडेटिव में या फिर नॉन ऑक्सीडेटिव में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका कहां पर बनता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा होता है आपका नॉन ऑक्सीडेटिव, जिसको हम रिवर्सिबल बोल देते हैं। एक्चुअल में ये रिवर्सिबल में यहाँ पर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं ये आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो सबस्ट्रेट में जा सकता है, आपको केवल इतनी बात याद रखनी है। एंड यहीं पर दोस्तों आपका बनता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट आपका यहीं पर बनता है। एक्चुअल में राइबोज 5 फॉस्फेट आप इसको लिख सकते हो कि आपके जो कार्बन के और भी आपके जो है वे इंटरमोलिक्यूल्स होते हैं, वे भी यहीं पर बनते हैं, जैसे कि सीडोहेप्टोनेज हो गया, आपका हेक्सोज हो गया, या फिर ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गया, तो वे भी आपके यहीं पर बनते हैं। अभी गाइस मैं आपको जस्ट अभी पाथवे दिखाने वाला हूं, ठीक है ना, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी। यहाँ पर गाइस आपका एक एंजाइम्स पाया जाता है जिसकी डेफिशिएंसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम होता है G6PD। ये आपका लेबोरेटरी में भी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। बेसिकली जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं, जो महिलाएं डॉक्टर होती हैं, वो महिलाओं का ये टेस्ट बहुत ज्यादा करवाती है। ये G6PD क्या होता है, ये एक प्रकार का एंजाइम्स है, एक प्रकार का ये आपका एंजाइम्स होता है, ग्लूकोज 6 फास्फोडिहाइड्रोजिनेज इसकी फुल फॉर्म होती है। डेफिशिएंसी इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो आपका G6PD की अगर डेफिशिएंसी है शरीर के अंदर तो ये आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है। एंड G6PD डेफिशिएंसी रिजल्ट इन हीमोलाइटिक एनीमिया, अगर G6PD की कमी हो जाए तो ये आपके अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि मोस्टली जो विमेन होती है उनके अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया ये कोज करता है, कोज बाय द इनएबिलिटी टू डिटॉक्सिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि अगर हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है आपको G6PD के थ्रू, तो याद रख लेना जो आपकी आरबीसी के अंदर, जो आपका आरबीसी के अंदर जो आपकी रोस बन रहा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही है, ये आपकी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाती, ये आपकी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाती, जिसके कारण आरबीसी क्या होती है, आरबीसी नष्ट होना, यानी कि आरबीसी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। वे प्रोग्राम सेल डेथ में चली जाएंगी एंड वे ऑटोमेटिकली आपका जो है डेथ की तरफ जानी स्टार्ट हो जाती है, जिससे आरबीसी की कमी हो जाती है। आरबीसी की ही ऐसी कमी को हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है ना। इसके लिए एक टेस्ट होता है PCB, ठीक है ना, इसके लिए PCB पर सेल वॉल्यूम टेस्ट होता है, ये टेस्ट आपका CVC में आता है। आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है कि CVC क्या है, PCB क्या है, ये आपको मैंने जस्ट एज ए नॉलेज के लिए बता दिया। ये आपका लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, टेस्ट का नाम होता है CVC में आपके नो टेस्ट आते हैं, जिसमें से एक टेस्ट उसमें से PCB भी है आपका। कौन कौन से टेस्ट आते हैं CVC में, HB, TLC, DLC, प्लेटलेट, RBC, PCB, MCB, MCH, MC
HC। तो ये आपके 9 टेस्ट आते हैं CBC के अंदर, तो आपको खैर रटने की जरूरत नहीं है, मेरी याद थे हालांकि मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो जो कि आपसे पूछा जाता है, ये भी आपका बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हो, अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हो तो वहां से आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक्चुअल में जो आपका HMP फॉस्फेट संट होता है, यहाँ पर आपको टोटल 2 ATP मिलती है, यहाँ पर आपको टोटल 2 ATP मिलती है, लेकिन एक ATP का यूज हो जाता है आपके पहले ही स्टेप में, ठीक है ना। जब हम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, वहां पर आपकी एक ATP यूज हो जाती है, तो हमको जो नेट ATP मिलती है वो मिलती है एक ATP, ठीक है ना। नेट ATP कितनी मिलेगी, एक ATP हमको मिल पाती है। एंड इसके बाद एक ग्लूकोज से आपके दो, याद रख लेना, एक ही ग्लूकोज से आपके क्या मिलने वाले हैं, 2 मोल ऑफ NADPH। यहाँ पर देखो इन वन साइकिल नेट रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फेट ऑक्सीडेटिव फेज इन जनरेशन ऑफ 2 मोल ऑफ NADPH, यानी कि 2 मोल आपके NADPH से बन रहे हैं। कहाँ कहाँ पर बनते हैं बात करेंगे। एंड आपका ऑक्सीडेशन ऑफ 1 कार्बन टू CO2, एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि 2 आपको NAD, यहाँ पर देखो NADPH मिल रहे हैं, 1 आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एंड 1 ही आपको यहाँ पर ATP मिलने वाला है, 1 ही आपको ATP मिलने वाला है। ये केवल और केवल एक, याद रख लेना, ये केवल आपका एक ग्लूकोज से हो रहा था, ठीक है ना। ये आपका एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आपको इतना मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, अब यहाँ पर एक मजबूरी कह सकते हो आप, या फिर इसको कह सकते हो कि इसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर एक्चुअल में ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल, इस साइकिल में ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर हमको जो है क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर हमको यूज करने पड़ेंगे, जिससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है हमको वो फाइनल प्रोडक्ट मिल पाए, ठीक है ना। तो हमें 3 मोल ऑफ ग्लूकोज के यूज करने पड़ते हैं। आई बात समझ में। तो अब जस्ट जो हमने बनाया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 1 ATP था तो 1 का 3 हो जाएगा, 2 हमारे NADPH था, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा 6 कितना होने वाला है, 6 NADPH होने वाला है। इसके बाद हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड था, तो ये अब हमारे 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 CO2 हो जाएंगे, 3 ही हमारे पास ATP हमको जो है, जो नेट, याद रख लेना, जो हमको नेट प्रोडक्ट मिल रहा है, नेट रिजल्ट मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है। तो आप इस बात को याद रखने की कोशिश कर लेना। आपको एक बात और याद रखनी है, अगर आपको पेंटोज फॉस्फेट साइकिल दी है, पेंटोज फॉस्फेट साइकिल दी है, तब आप वहां पर ये अपना प्रोडक्ट लिखोगे, लेकिन स्पेसिफिकली आपको पेंटोज साइकिल में मेंशन किया हुआ है कि पेंटोज साइकिल में आपका एक कार्बन का यूज हो रहा है, तब आप ये वाली बात लिखोगे, ठीक ना। तब आप ये वाली बात लिखोगे कि आपका एक साइकिल नहीं होती है, ये एक फेज हो, इसको आप 1 फेज बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका साइकिल नहीं चलती, ठीक है ना। आई बात समझ में। यानी कि आपके जो है 3 मोल लग जाएंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, एंड ये आपको देने वाला है 3 राइबोज 5 फॉस्फेट, एंड यहीं पर आपको 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलने वाला है। इस चीज को गाइज हम समझेंगे, ठीक है ना, इस चीज को हम समझने वाले हैं। वैसे अभी देखो, अभी तक आपने नॉर्मल जस्ट बेस समझा, अब थोड़ा सा पाथवे समझने की कोशिश करो कि किस प्रकार से आपका पाथवे चल रहा था, ठीक है ना, किस प्रकार से आपका पाथवे चल रहा था। तो हमने बताया कि ये ग्लूकोज का जस्ट अल्टरनेटिव पाथवे होता है, लेकिन लिंक होता है आपका ग्लूकोज से ही, लिंक होता है आपका ग्लूकोज से ही, लिंक होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस आपका कब एक्टिव होता है, जब आपके शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब आपके शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मोस्टली हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता है। लेकिन अगर आपकी सेल डिवीजन फेज में है, अगर आपकी सेल डिवीजन फेज में है, उसको अपने न्यूक्लियोटाइड को रेप्लिकेट करना है, तब वो आपका इस HMP संट में जाने वाला है, ठीक है ना, HMP संट में आपका जाने वाला है। तो स्टार्टिंग में आपका क्या होगा वो देखने की कोशिश करो। आपके पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज से आपने एक एंजाइम दिया जिसको बोलते हैं हेक्सोज काइनेज।
हेक्सोज काइनेज। ये हेक्सोज काइनेज आपका सेम काम करेगा, यानी कि यहाँ पर फास्फोराइलेशन करवाएगा। ग्लूकोज में जो है एक एटीपी से आपका जो है फोस्फेट ले लेगा एंड यहाँ पर ग्लूकोज 6 फोस्फेट बना देगा एंड ये एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी एडीपी में। किस में कन्वर्ट होने वाली है? एडीपी में आपकी कन्वर्ट होने वाली है। अब यहाँ पर क्या काम होगा, ये जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट है कलर डिफरेंशिएट है, इसका मतलब ये नहीं कि लोकेशन भी इनका अलग अलग ऑर्गेनल है, आपका साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है ये सारी चीज। इतनी बात आप समझ लेना। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फोस्फेट जैसे ही बना, जैसे ही आपको बना, सेल आपका डिवीजन फॉर्म में था, तो ये क्या काम करेगा, ये कहेगा कि नहीं यार एचएमपी पाथवे जो है स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सेल को अभी एनर्जी की जरूरत है नहीं है, सेल डिवीजन फेज में है, न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं, ठीक है ना, रेप्लिकेशन करना है। बेसिकली आपकी जो एस स्टेज होती है, आपको मैंने बताया था जो सेल साइकिल होती है उसमें आपकी जी नोट फेज, जी1 फेज, एस फेज, आपकी जो है जी2 फेज एंड एम फेज होती है। तो जो रेप्लिकेशन होता है वो आपका एस फेज में होता है। तो एस फेज में आपकी मोस्टली ये साइकिल चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपका ग्लूकोज 6 फोस्फेट है, इस ग्लूकोज 6 फोस्फेट पे एक एंजाइम्स काम करेगा जिसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसका नाम ही बता रहा है डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि यहां से इस ग्लूकोज 6 फोस्फेट से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा आपका NADP प्लस, NADP प्लस एक्सेप्ट करेगा एंड रिड्यूस हो जाएगा वो आपका किस फॉर्म में? NADPH की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो पहला NADPH आपको यहां पर मिल गया एंड पहली एटीपी कंजप्शन आपको यहां पर देखने को मिली, ठीक है ना। पहली एटीपी कंजप्शन आपको यहां पर देखने को मिली। अब क्या होगा कि ये आपका ग्लूकोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका एक एंजाइम्स आएगा जिसको बोलते हैं 6PGL। 6PGL की फुल फॉर्म होती है 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टेज, ग्लूकोनोलैक्टोनेज, ठीक है ना। ये क्या काम करेगा, इस 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन को आपका कन्वर्ट कर देगा 6 फास्फोग्लूकोनेट में, 6 फास्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट करेगा। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर आपको एक वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर आपको जो है स्पेसिफिकली O2 आपका रिलीज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने दे नहीं रखा, फिर भी कोई बात नहीं, हमें पता है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आपका 6 फास्फोग्लूकोनेट बना, अब आपका एक और एंजाइम्स आएगा जिसको बोला था हमने G6PDH। ये G6PDH दोबारा से काम में आएगा एंड इस 6 फास्फोग्लूकोनेट से अब इसका आपका डीकार्बोक्सिलेशन करवाएगा, ठीक है ना। आपका क्या काम करवाने वाला है, ये डीकार्बोक्सिलेशन करवाने वाला है। मैंने गाइज आपको बताया था कि अगर डीकार्बोक्सिलेशन है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यानी कि एक कार्बन आपका ये निकल गया। अगर आपके 6 कार्बन थे पहले, तो 6 कार्बन में से एक कार्बन ये निकल गया, तो हेक्सोज से अब वो आ गया आपका पेंटोज में। तो जो आपका राइबोलोज 5 फोस्फेट होता है, जो आपका राइबोलोज 5 फोस्फेट होता है, ये आपका 5 कार्बन का होने वाला है। ये आपका किसका होने वाला है? 5 कार्बन का होने वाला है, ठीक है ना। आई बात समझ में? और देखो यहां से लेकर के जो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, ये साइकिल आपकी ऑक्सीडेशन कहलाती है, ये साइकिल आपकी ऑक्सीडेशन साइकिल कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे, जो भी आपके सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहे थे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे थे, ये आपके इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ से लेके ग्लूकोज 6 फोस्फेट से लेके जब तक आपका राइबोलोज 5 फोस्फेट बनता है, इस यहाँ तक आपका जो है कौन सा होता है? ऑक्सीडेटिव साइकिल होता है। एंड गाइज ये आपका इरिवर्सिबल होता है, यानी कि एक बार ग्लूकोज 6 फोस्फेट से 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन बन गया तो ये आपका जो है रिवर्स नहीं हो सकता। इस बात को याद रख लेना। दो ही यहाँ पर आपके एंजाइम है इंपोर्टेंट, एक आपका G6PDH, दूसरा आपका 6PGL, ठीक है ना, 6PGL। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको देखो कितने NADPH मिले, तो यहाँ पर आपको एक NADPH ये मिला, चूंकि आपका 6 फास्फोग्लूकोनेट भी आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट करेगा
NADP प्लस, NADP प्लस आपका एक्सेप्ट करेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। तो यहाँ पर आपको देखो एक NADPH ये था एंड दूसरा NADPH ये मिल रहा, तो यहाँ पर आपको दो NADPH मिल गए, NADPH आपको मिल गए। हालांकि मैंने इन NADPH का काम बता दिया लेकिन आगे लिखा हुआ है तो वरी करने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आपका राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना, अब ये आपका 5 कार्बन का था, ठीक है ना। अब ये कितने का था आपका 5 कार्बन का था, इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर देखो अब दो राइबोलोज 5 फास्फेट को यूज किया जाएगा, दो राइबोलोज 5 फास्फेट को यूज किया जाएगा, यानी कि एक से एक साइकिल ये हो गई, दूसरी साइकिल और आएगी इसी प्रकार से। एक साइकिल ये रही जिसमें आपका राइबोलोज 5 फास्फेट बना, एक दूसरी साइकिल और आएगी जहां पर ये अब हो जाएगा 5 5 मिलाकर के, 5 प्लस 5 मिलाकर के कितने हो गए आपके, हो जाते हैं 10 कार्बन। ये जो 10 कार्बन है, ये जो आपके 10 कार्बन है, अब इन 10 कार्बन से ही आपका जो है यहां से यहां इस राइबोलोज 5 फास्फेट के बाद जितना भी ये प्रोसेस चलेगा इसको बोलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव। इसको क्या बोलेंगे गाइज, नॉन ऑक्सीडेटिव इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आपके 10 कार्बन बन गए, जहां पर आपका जो है फर्स्ट एंजाइम आएगा आरपीआई, इसको बोलते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज। ये एक प्रकार का आइसोमरेज है, यानी कि आपका राइबोलोज को, जो आपका राइबोलोज है इस राइबोलोज को कन्वर्ट कर देगा आपका राइबोज 5 फास्फेट में, राइबोज 5 फॉस्फेट में। ये आपका एक प्रकार का आइसोमरेज है। आइसोमरेज में आपका क्या होता है गाइज, केवल लोकेशन चेंज होती है, केवल जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना उसकी लोकेशन ही आपकी चेंज होती है। इसके बाद यहाँ पर अभी 5 कार्बन और बचे, इस 5 कार्बन के लिए एक और एंजाइम्स आएगा जिसको बोलते हैं राइबोलोज 5 फास्फेट एपीमरेज। एपीमरेज क्या होता है, एपीमरेज पूरी कहानी बदल देता है, ठीक है ना। एपीमरेज यानी कि जुड़वा भाई आप समझ सकते हो, ठीक है ना, जुड़वा भाई आप समझ नहीं। देखो आप एक काम करो, आप ऐसा समझो कि राइबोलोज से अगर राइबोज बन रहा है तो ये आपके जुड़वा भाई है, लेकिन अगर आपका कोई कजिन हो तो कजिन आपका राइबोलोज टू जाइलोज बनना है। ये जाइलोज भी आपका 5 कार्बन का ही होता है, जाइलोज भी 5 कार्बन का एंड आपका राइबोलोज भी 5 कार्बन का। बट आपको ये बात याद रखनी है, अगर राइबोलोज से आपका राइबोज बनना है तो इसके लिए आपको राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज की जरूरत पड़ रही है, जबकि यहाँ पर अगर आपका जाइलोलोज बन रहा है तो जाइलोलोज को 5 किसकी जरूरत पड़ रही है, आपका राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपीमरेज की जरूरत पड़ रही है। ये दोनों के दोनों की कैसे हैं, आपके 5 कार्बन के ही हैं, ठीक है ना, आपके कैसे हैं 5 कार्बन के ही हैं। अभी तक बात समझ में आ गई कि दो साइकिल हो गई आपकी, जब तो हमको 10 कार्बन मिले जिससे हमें प्रोडक्ट अभी तक क्या मिल गया है आपका एक मिल गया राइबोलोज 5 फॉस्फेट, दूसरा मिल गया हमें राइबोलोज 5 फॉस्फेट। आगे बात समझ में, आई होप गाइस आपकी बात समझ में आई होगी अभी तक जो हमने बात की है। अब यहाँ पर देखो, अब आपका और भी बहुत सारी चीज आती है, जैसे कि यहाँ पर दो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। अब बात के लिए आपके दो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, पहले को बोलते हैं ट्रांसकीटोलेज, पहले क्या बोलेंगे ट्रांसकीटोलेज, दूसरे को बोलेंगे ट्रांस एल्डोलेज। ये ट्रांसकीटोलेज क्या काम करता है, ये आपका 3 कार्बन एंड 7 कार्बन के प्रोडक्ट बनाता है, 3 कार्बन एंड 7 कार्बन के प्रोडक्ट बनाता है। 3 कार्बन जैसे कि ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 7 कार्बन मतलब सीडोहेप्टोलेज, मतलब सीडोहेप्टोलेज, ठीक है ना। जबकि जो आपका एल्डोलेज होता है ये आपके 4 एंड 6 कार्बन बनाता है, 4 एंड आपके 6 कार्बन बनाता है गाइस। 4 को हम इरेथ्रोज बोलते हैं, 4 को हम इरेथ्रोज बोलते हैं, 6 को हम हेक्सोज बोलते हैं, 6 को हम हेक्सोज बोलते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या होने वाला है वो बात समझो आप। ये जो आपका राइबोलोज है इसका यूज या तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट किस चीज में हम इसका यूज करते हैं, इसका डायरेक्ट यूज हम न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में कर लेंगे, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में कर लेंगे। या फिर इसको हम आगे ले जाएंगे, आपका आगे ले जाएंगे, तब हम इसको क्या काम करेंगे, तब हमको एक याद रख लेना, अब यहाँ पर हम जाइलोलोज प्लस राइबोज को ऐड करके इनको ऐड करना पड़ेगा। एंड इनको ऐड करने के बाद हम क्या यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं कि इनको ऐड करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 5 कार्बन ये 5 कार्बन ये, इनसे हमें एक मिलेगा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये आपका ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 कार्बन का होता है। एंड सीडोहेप्टोलेज, सीडोहेप्टोलेज आपका कितने का होता है, ये आपका
7 कार्बन का होता है। 5 5 ये ऊपर 10 बैठ रहे थे, अब नीचे आपके 3 और 7 10 बैठ गए, ठीक है ना। यानी कि आपका प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पर आपका कौन सा एंजाइम्स काम कर रहा है, ट्रांसकीटोलेज आपका काम कर रहा है। इस ट्रांसकीटोलेज को याद रख लेना गाइस, इस ट्रांसकीटोलेज को एक कोएंजाइम्स चाहिए जिसको बोलते हैं टीपीपी, यानी कि थियामीन पायरोफॉस्फेट, थियामीन पायरोफॉस्फेट। अब हमारे पास ये दो प्रोडक्ट आ चुके हैं, ठीक है ना, हमारे पास दो प्रोडक्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों का यूज करके G3P यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सीडोहेप्टोलेज का यूज करके हम इनसे क्या बना सकते हैं, हम इनसे आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे एंड आपका इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट बनाएंगे। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर आपका एटीपी सिंथेसिस के लिए चला जाएगा, याद रख लेना, किसके लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए जाने वाला है, ठीक है ना। जबकि जो आपका इरेथ्रोज बना है, ये जो आपका इरेथ्रोज बना है, इसका आपके लिए बहुत ज्यादा अभी काम आने वाला है, ठीक है ना, इसका काम आने वाला है। अब यहाँ पर एक बात और देखने की कोशिश करो। अभी तक हमारे पास देखो, ये तो अपना एटीपी बनाने के लिए चला गया, ये अपना एटीपी बनाने के लिए चला गया, तो हमारे पास अभी क्या बचा है, केवल हमारे पास इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट बचा है। इरेथ्रोज जो कि आपका 4 कार्बन का है, ये बचा हुआ है। अब यहाँ पर गड़बड़ ये है, इसको ना ही निकला जा सकता है, ना ही इसको आपका जो है बाहर निकाला जा सकता है। तो इसको किसी प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमें एक साइकिल की और जरूरत पड़ेगी, एक साइकिल यानी कि तीसरी साइकिल की जरूरत पड़ेगी। इस तीसरी साइकिल में हमारा बनेगा क्या, जाइलुलोज, जाइलुलोज बनेगा। एंड इस ये जो आपका जाइलुलोज है, ये आपका 5 कार्बन का होगा। तो 5 कार्बन आपके ये रहे एंड 4 कार्बन आपके ये रहे, 5 कार्बन एंड 4 कार्बन मिलके आपके कितने हो गए, 9 कार्बन। ये 9 कार्बन आपको जो है ब्रेक डाउन किस में होंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब इस फ्रक्टोज को हम एटीपी के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है ना, एटीपी के लिए यूज कर लेंगे एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम आपका ग्लाइकोलाइसिस में, यानी कि हम फाइनली इसमें आपका पायरुवेट बना सकते हैं, फाइनली पायरुवेट बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के थ्रू हम आपका इसमें क्या बना सकते हैं, आपका पायरुवेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 और 4 9 हो रहे थे, यहाँ पर 3 और आपके 6, 3 ये वाले एंड 6 ये वाले, ये भी आपके 9 कार्बन हो गए। यानी कि अभी तक आपने जितना भी यहाँ पर क्या काम किया था, जितना भी यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थे उन सबको कामयाब कर लिया। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये जो पाथवे है, ये कितनी बार चल रहा है, ये आपका 3 बार चल रहा है, ये आपका 3 बार चल रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1 पेंटोज पाथवे में आपका जो है 3 मोल ऑफ ग्लूकोज के लगते हैं, जिनसे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है, जिनसे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा गाइस। इसको आप और समझो, यहाँ पर बहुत अच्छा दे रखा है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में आपके पास ग्लूकोज था, ये आपका ऑक्सीडेटिव फेज होता है जो कि आपका इरिवर्सिबल होता है। आपका ग्लूकोज था, हेक्सोकाइनेज आया जहां पर ये एटीपी से फॉस्फेट उठाएगा एंड ग्लूकोज के ऊपर चढ़ा देगा, ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे ये आपका जो है अप्लाई कर देगा, जिससे आपका बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डिहाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन होगा मतलब यहाँ पर आपका G6PD नाम का जो एंजाइम है वो काम करने वाला है, जिससे आपका NADP प्लस आपका चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेकर के NADPH में। ये आपका रिडक्टेज फॉर्म है, ये आपकी रिडक्टेज फॉर्म है। इसके फंक्शन वैसे तो आपको बता चुका हूं, लेकिन आगे लिखा हुआ है तो कुछ वरी करने की जरूरत है नहीं। जहां पर हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब चेंज हो जाता है 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, ठीक है ना, 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। यहाँ पर आपका हाइड्रोलेज आएगा, हाइड्रोलेज मतलब ग्लूकोलैक्टोनेज आएगा, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल लगेगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा, जिससे कि आपका 6 फास्फोग्लूकोनेट बन जाएगा। यहाँ पर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में फिर आपका 6 फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम्स आएगा एंड यहाँ पर आपका जो ये फिर आपका क्या बनाने वाला है, NADP से आपका NADPH बना देगा, जिससे फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है,
राइबोलोज 5 फॉस्फेट मिलने वाला है। ये गाइज आपके ऑक्सीडेटिव पाथवे होते हैं। इनके इनहिबिटर आपसे पूछे जाते हैं, तो इनहिबिटर ये आपका जो G6PD होता है उसके लिए आपका जो इनहिबिटर होता है वो होता है आपका पोलीडेटीन पोलीडेटीन DHEA एक फैटी एसिड होता है। 6AN या फिर मैनोज या फिर आपका सोमेटोस्टिन MIR या फिर MIR122 ये आपके इनहिबिटर होते हैं G6PD के। आपसे पूछे जा चुके हैं G6PD के ये इनहिबिटर, उसमें DHE दिया हुआ था, ठीक है ना, DHEA दिया हुआ था। ये आपसे पूछा गया था दो नंबर के क्वेश्चन में, तो इस चीज को आप याद रख लेना। फिर इसके बाद 6 फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक्चुअल में 6 फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेट यानी कि 6 फास्फो GD, इसके जो इनहिबिटर होते हैं वो आपके फिजिशियन 6AN एंड 6AN यहाँ पर भी है ऊपर, एंड ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को। इसके बाद देखो नॉन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या होता है, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जहां पर स्पेसिफिकली 3, याद रख लेना 3 पाथवे आप चाहे तो एक साथ चला, 3 पाथवे जो है आप एक साथ चला लो, ठीक है ना। यानी जो आप 3 मोल ऑफ ग्लूकोज था उसको जो है ले आओ, एंड यहाँ पर आपके जब 3 मोल ऑफ ग्लूकोज ले आओगे तो आपके टोटल 15 कार्बन बनने वाले हैं, ठीक है ना। 15 कार्बन यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें से 15 कार्बन में से अगर मैं आपको यहाँ पर फाइनल बताऊं तो 6 ठीक है ना, ये आपके फ्रक्टोज में बदल जाएंगे, ये आपके फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने वाले हैं। जबकि इसमें से 3 का जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, जो कि फाइनली पायरुवेट में जाएगा, तो यहाँ पर ये आपके 15 कार्बन यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, 15 कार्बन ATP बनाने में यूज हो रहे हैं। आई बात समझ में, आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। बाकी ये चीज गाइज मैंने आपको बता ही दिया है। अगर ट्रांस कीटोलेज है तो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड 7 फॉस्फेट आपका सिडोहेप्टुलेज बनेगा। अगर ट्रांस एंडोलेज है तो यहाँ पर आपका 4 फॉस्फेट या फिर आपका जो है 4 फॉस्फेट या फिर आपका 6 फॉस्फेट बनने वाला है। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अब एचएमपी जो पाथवे होता है इसको हम क्यों चलाते हैं, तो सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस देखने को मिलेगी। सिग्मिक पाथवे से आपका जो है जो आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन से, वाइट, ठीक है ना, आपको याद होगा ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एनिलीन, यहाँ पर सिग्मिक एसिड पाथवे से आपको मिलेंगे, जो कि इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट से आपका जो है डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है ना। आपको NADPH मिलता है। NADPH के क्या क्या काम होते हैं, तो फंक्शन ऑफ NADPH याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस, फैटी एसिड के सिंथेसिस, या फिर रिडक्शन ऑफ ग्लूटाथायोन आपका क्या होता है, एक रोस स्पीसीज होती है, एक आपकी रोस स्पीसीज होती है, प्रोटीन द सेल फ्रॉम रोस, ठीक है ना। तो ये आपकी एक रोस स्पीसीज होती है। आई बात समझ में, आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। जबकि जो आपका नॉन ऑक्सीडेटिव है, यहाँ पर आपको राइबोज 5 फॉस्फेट मिल रहा है। इस राइबोज 5 फॉस्फेट को हम न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। तो ये था गाइज आपका ओवरऑल पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, जितना मैंने यहाँ पर बता दिया आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक ना, आपके लिए बहुत ज्यादा है जितना मैंने आपको बता दिया। तो चलो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट किसी दूसरी साइकिल के लिए, तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।